हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 153 से 167 तक, जो कि पार्ट 6 में आता है, ये डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव से। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसे से पहले ये जानना जरूरी है। इसमें इंक्लूड होता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। इस चीज़ को ध्यान रखेगा, एमसीक्यू में एक बार आ जाता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है। तो ये है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब जैसे आर्टिकल्स हैं ये 153 से 157, उसमें सारे आर्टिकल्स आपको याद नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 153, कि ये कहता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, और एक से ज़्यादा स्टेट्स के भी सेम गवर्नर हो सकते हैं। जैसे आपने क्या देखा होगा कि राजस्थान और गुजरात का एक ही गवर्नर था, ऐसा होता है कि मतलब दो से ज़्यादा स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है। दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 163। ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर में बड़ा कौन होता है। तो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। उसको हम डी जूरे हेड भी कहते हैं। अब डी जूरे हेड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो पावर्स तो सारे वो एक्सरसाइज करते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है गवर्नर चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट करते हैं, पर वो गवर्नर के नाम से लिए जाते हैं। तो ऑफिशियली गवर्नर इज हेड, तो उसको गवर्नर को कहते हैं हम डी जूरे हेड, और चीफ मिनिस्टर को कहते हैं हम डी फैक्टो हेड। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है गवर्नर्स बनने के लिए। मान लो आप चाहते हो कि आप गवर्नर बनना चाहते हो, तो क्या आप एलिजिबल हो उस चीज़ के लिए? सबसे पहला कंडीशन ये है कि उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर आप 35 ईयर्स ऑफ एज से कम है अभी, तो अभी आपको वेट करना है गवर्नर बनने के लिए। तीसरा क्या है कि वो किसी भी एमपी या एमएलए नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि वो कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, जैसे आईएएस आईपीएस। वो अगर ऐसा गवर्नर बनते हैं तो उन्हें उससे पहले रिजाइन करना होगा अपने उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोजीशन से। और एक कन्वेंशन बना हुआ है कि जो गवर्नर होता है ही इज़ एन आउटसाइडर ऑफ द स्टेट। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले कन्वेंशन का क्या मतलब है? कन्वेंशन का मतलब ये है कि ये कोई रिटर्न नहीं है कहीं पे, ये कोई रिटर्न रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किसी लॉ में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मतलब चला आ रहा है, ये एक जिस से परंपरा चली जाती है वैसे ये सिस्टम चला आ रहा है। तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने वॉलेंटरी इस चीज़ को एग्री कर लिया है कि जो हम गवर्नर अपॉइंट करेंगे वो एक उस पर्टिकुलर स्टेट से नहीं होंगे, किसी और स्टेट से होंगे। जैसा एग्जाम्पल की तरह बात करें तो जो अभी किरण बेदी थी, आईपीएस किरण बेदी, शी वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुंडुचेरी, पर वो पुंडुचेरी से बिलोंग नहीं करती है। ये कन्वेंशन इसलिए डेवलप किया गया ताकि गवर्नर स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस ना करे। तो अब बात करते हैं कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर चीफ को चूज़ करने से पहले एमएलए को चूज़ करते हैं, सेम वे गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट नॉमिनेट करती है उसको, मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं गवर्नर्स। तो ही इज़ एन एजेंट, ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि सपोज स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट में स्मूथ फंक्शन रहे, तो वो गवर्नर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट पे मॉनिटरिंग रखती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नर का टेन्योर क्या होता है और रिमूवल कैसे होता है। तो जनरली गवर्नर का टेन्योर 5 ईयर्स होता है, पर ऐसे कोई फिक्स नहीं है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू प्लेजर ऑफ एजेंडा। प्लेजर ऑफ एजेंडा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नर को कभी भी अपने पोजीशन से हटवा सकती है। ऐसा अक्सर होता है कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट गवर्नर्स को चेंज कर देती है स्टेट्स में। और ये ध्यान रखना है कि अगर सपोज 5 ईयर्स हो चुका है किसी गवर्नर को और कोई नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हुआ है, तो जो पुराना गवर्नर है वही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमेशा एक गवर्नर होना चाहिए स्टेट में। और इन केस मान लो गवर्नर की डेथ हो जाती है वाइल ही इज़ द गवर्नर, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट है, ही विल एक्ट एज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट, जब तक कोई नया गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं कर देती। बात करते हैं पावर्स क्या है गवर्नर की। तो पावर्स को मेनली 4 डिविजन्स में स्टडी करते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर्स, दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर्स, तीसरा है फाइनेंशियल पावर्स और चौथा जुडिशियल पावर्स। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में एक एक डील करेंगे सारे पावर्स से हम। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो जितने भी स्टेट्स के जितने भी लॉज बनते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो सारे गवर्नर्स के नाम से लिए जाते हैं। भले ही वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिलीज़ करता है, पर वो हमेशा गवर्नर के नाम से ही लिए जाते हैं जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं स्टेट्स के। इसके अलावा गवर्नर सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपॉइंटमेंट होते हैं वो गवर्नर ही करता है। जैसे चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जितने भी होते हैं स्टेट्स के, वो सारे गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं उन्हें।
इसके अलावा एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन और एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन को भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। पर हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इन्हें अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल इनका होता है सिमिलर टू हाई जजेस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब गवर्नर इन्हें रिमूव नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इन्हें भी अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन इनका रिमूवल प्रेसिडेंट ही कर सकता है, गवर्नर इनको रिमूव नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर्स है इनके पास वो है कि ही कैन रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। सपोज स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ये पावर इन्हें आर्टिकल 356 में दी हुई है। इसके अलावा ये एक और है, मतलब इतना पॉइंट तो नहीं है, पर ही एक्ट है, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर गवर्नर ही होते हैं और ये वाइस चांसलर को भी अपॉइंट करते हैं, तो इन बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं इन सबको फाइनल अप्रूवल गवर्नर ही देता है। तो जब भी कोई बिल आता है गवर्नर के पास तो इनके पास तीन ऑप्शन होते हैं मेनली क्या करना है। पहला ये कि वो एसेंट दे देते हैं, अगर वो एसेंट दे देते हैं तो वह एक्ट बन जाता है बिल। दूसरा क्या है कि ही कैन एक्सरसाइज हिज वीटो पावर, तो जैसे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है ऐसे गवर्नर के पास भी वीटो पावर्स हैं, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो एंड सस्पेंसिव वीटो, तो वो इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर चाहे, उन्हें लगता है कि ये किसी बिल का अगर एक्ट बन जाता है तो उससे कुछ स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा या सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को अफेक्ट करेगा या नेशनल लेवल पे कुछ अफेक्ट करेगा, तो ही कैन रेफर दिस बिल टू प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट को रेफर कर देते हैं कि प्रेसिडेंट उसका एसेंट दे। इसके अलावा जितने जब भी हाउस का सिटिंग होता है तो समन करना है, उसको डिज़ोल्व करना है, ये भी गवर्नर ही करता है। इसके अलावा सिमिलर टू प्रेसिडेंट ये भी फर्स्ट सेशन ऑफ असेंबली और फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर जो होता है फर्स्ट सिटिंग, वो गवर्नर एड्रेस करते हैं हाउस को। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर इनके पास वो है ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करना। जब भी मान लो असेंबली सेटिंग में नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ आ गया, डिसीजन लेना है, कोई इंपॉर्टेंट लॉ बनाना है, तो ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस। ये पावर आर्टिकल 213 में दी हुई है, ये आपको याद करना है, आर्टिकल भी याद करना है, आर्टिकल 213। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की। तो जो मनी बिल होता है स्टेट का, वो उसके लिए पहले गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, तभी उसे हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद है डिमांड फॉर ग्रांट्स भी तभी होगा जब उसको गवर्नर की रिकमेंडेशन मिलेगी। उसके बाद कंटीजेंसी फंड है, वो भी गवर्नर के परमिशन से ही उसको यूज़ किया जाता है। हमारे 3 फंड होते हैं मेनली, किसी भी कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो बाकी जो दोनों फंड है उसके लिए पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है, पर जो तीसरे है उसमें हमें कंटीजेंसी फंड में हमें पार्लियामेंट से अप्रूवल पहले नहीं चाहिए होता है, पहले हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि सपोज़ कोई इमरजेंसी आ गई है, उस टाइम में हाउस सीटिंग में नहीं है, तो हम कैसे इस चीज़ को करेंगे, तो इसलिए तुरंत हम इसको यूज़ कर सकें और बाद में हम हाउस से अप्रूवल ले लेते हैं। ये मैंने पार्लियामेंट कहा, ये स्टेट में भी सेम ही रहता है। स्टेट की इसमें स्टेट कंसोलिडेटेड फंड होता है, स्टेट कंटीजेंसी फंड होता है, स्टेट पब्लिक अकाउंट होता है। तो स्टेट के केस में हम स्टेट असेंबली से परमिशन लेते हैं। तीसरा क्या है सबसे, कि ये फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट लेवल के लिए, जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ पे फाइनेंशियल एलोकेशन को डील करता है। ये हर 5 साल में होता है, उससे पहले भी कर सकता है अगर ऐसा नीड अराइज होता है तो। बात करते हैं जुडिशियल पावर्स क्या है। सबसे पहले है पार्डनिंग पावर। जैसे अगर किसी भी स्टेट हाई कोर्ट ने या उससे लोअर कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई है किसी इंसान को, तो गवर्नर उनको पार्डन कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग या तो पार्डन दे सकता है, मतलब उसको टोटली ही उन्होंने फ्री कर दिया, रिमिशन दे सकते हैं, मतलब उसको कम कर सकते हैं सज़ा को, इसका रेस्पाइट है और रिप्रीव, ये चारों पार्डनिंग पावर है गवर्नर के पास, जो गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि मिलिट्री कोर्ट अगर कोई पनिशमेंट देता है किसी इंसान को, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं होती है, वो केवल प्रेसिडेंट के पास ही होती है। इसके बाद जैसे जजेस को अपॉइंट करना होता है हाई कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, उन्हें कंसल्टेशन के बाद ही जजेस को अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट में। इसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनके भी अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग के लिए गवर्नर को कंसल्ट किया जाता है और हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाता है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके अलावा किसी जजेस को अपॉइंट करना, उनकी पोस्टिंग करनी है, वो भी गवर्नर ही करते हैं इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात करते हैं स्पेशल पावर्स कुछ दिए हुए गवर्नर को रिगार्डिंग शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ये आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी आपको याद करना है, शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब इनमें जो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी क्या होती है, सपोज़ कोई माइनिंग कंपनी है, वो इन स्टेट्स में जाकर कोई माइनिंग का कोई माइनिंग करती है, तो उन्हें वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के लोकल को कुछ रॉयल्टी देनी होती है, तो रॉयल्टी का रेट क्या होगा वो गवर्नर ही डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद अगर जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया या स्टेट असेंबली ने कोई लॉ पास किया जो शेड्यूल एरिया डील करता है, तो वो लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं होता है,
वो गवर्नर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकल नीड्स ऑफ द पीपल, तभी वो मॉडिफिकेशन के बाद ही उस एरिया में एप्लीकेबल होते हैं वो लॉस। तो थैंक यू, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये गवर्नर था। बाय बाय, टेक केयर।